आजादी कभी दी नहीं जाती, वो छीनी जाती है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी जिंदगी का सार है। जब पूरा देश अंग्रेजों से विनती कर रहा था, तो नेताजी ने कहा था कि आजादी कोई भीख नहीं है जो मांगी जाए, ये हमारा हक है और हक को छीनना पड़ता है। 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में जन्मे सुभाष चंद्र बोस का बचपन किसी साधारण बच्चे जैसा नहीं था। पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और घर में अंग्रेजी शिक्षा का माहौल था। लेकिन छोटे सुभाष के मन में कुछ और ही चल रहा था। स्कूल में जब अंग्रेज शिक्षक भारतीयों के साथ भेदभाव करते तो वो चुप नहीं रहते थे। एक बार तो उन्होंने अपने प्रोफेसर के खिलाफ विरोध भी किया था। ये वही लड़का था जो आगे चलकर पूरी ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाला था। कॉलेज के दिनों में भी नेताजी का स्वभाव साफ दिखने लगा था। वो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं थे, बल्कि एक सोचने वाला इंसान था। जब वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उनके दोस्त कहते थे कि सुभाष में कुछ अलग बात है। वो हमेशा ये सवाल करते थे कि हम अपने ही देश में गुलाम क्यों हैं। अंग्रेजी शिक्षा का मकसद था भारतीयों को आज्ञाकारी बनाना, लेकिन बोस उस सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी बन गए। उन्होंने सिस्टम को समझा, मास्टर किया, लेकिन उसकी सेवा करने से इनकार कर दिया। 1920 में जब उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया और चौथी रैंक लाई, तो पूरे बंगाल में खुशी की लहर दौड़ गई। ICS उस जमाने की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी थी। हर भारतीय परिवार का सपना था कि उनका बेटा ICS ऑफिसर बने। लेकिन नेताजी ने क्या किया? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ज्वाइनिंग से पहले ही उनके परिवार वाले परेशान हो गए, दोस्त समझाने लगे, लेकिन बोस का फैसला पक्का था। उनका कहना था कि अपने ही देश की गुलामी को लेजिटिमाइज करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। कोई असली राष्ट्र अपनी ही जंजीरों को संभाल कर नहीं बढ़ाया जा सकता। यह फैसला इमोशनल नहीं था, बल्कि फिलॉसफिकल था। नेताजी समझ गए थे कि अंग्रेज कभी भी अपनी मर्जी से भारत को आजाद नहीं करेंगे। कोई भी साम्राज्य अपनी शक्ति स्वेच्छा से नहीं छोड़ता। इसलिए उन्होंने एक्टिव रेजिस्टेंस का रास्ता चुना। जब गांधी जी अहिंसा की बात कर रहे थे, तो नेताजी कह रहे थे कि कभी-कभी हिंसा भी जरूरी होती है। ये कोई विरोध नहीं था गांधी जी का, बल्कि एक अलग रणनीति थी। कांग्रेस में उनकी एंट्री भी ड्रामेटिक थी। 1921 में जब वो कांग्रेस ज्वाइन किए, तो लोगों को लगा कि एक और नेता आ गया, लेकिन जल्दी ही पता चल गया कि ये कोई ऑर्डिनरी लीडर नहीं है। उनके स्पीचेस में जो जोश था, जो क्लैरिटी थी, वो बाकी नेताओं से अलग थी। वो कहते थे कि हमें तैयार रहना चाहिए हर तरह के रेजिस्टेंस के लिए, चाहे वो पीसफुल हो या आर्म्ड। 1938 में जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, तो लगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही उनसे डिसएग्रीमेंट शुरू हो गई। गांधी जी और दूसरे सीनियर लीडर्स को लगता था कि बोस बहुत अग्रेसिव हैं। वो इमीडिएट कॉन्फ्रंटेशन चाहते थे ब्रिटिश रूल के साथ, जबकि बाकी लीडर्स ग्रेजुअल अप्रोच प्रेफर करते थे। 1939 में जब वो दोबारा प्रेसिडेंट बने, तो कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ गया। इस बार ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं था, बल्कि स्ट्रैटेजी का मामला था। नेताजी चाहते थे कि कांग्रेस एक अल्टीमेटम दे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेकिन बाकी लीडर्स को लगता था कि ये बहुत रिस्की है। आखिर में नेताजी ने रिजाइन कर दिया। ये विक्ट्री आइडियोलॉजिकल थी, पर्सनल नहीं। उन्होंने पावर छोड़ दी जब उसने फ्रीडम के रास्ते में बाधा डाली। लेकिन नेताजी का असली गेम अभी शुरू होना था। 1941 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। वो समझ गए थे कि अकेले भारत के दम पर ब्रिटिश एम्पायर को हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी अपनाई। उनका एम आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट नहीं था, बल्कि स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी थी। 1941 में उनका ड्रामेटिक एस्केप हुआ कलकत्ता से। ब्रिटिश हाउस अरेस्ट से भागना कोई आसान काम नहीं था। वो डिस्गाइज में निकले, हंटेड थे, लेकिन डिटर्मिन्ड थे। अफगानिस्तान होते हुए सोवियत टेरिटरी क्रॉस करके नाजी जर्मनी पहुंचे और फिर जापानीज कंट्रोल साउथ ईस्ट एशिया तक का सफर किया। ये जर्नी सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं थी, बल्कि आइडियोलॉजिकल भी थी। हर कदम पर वो भारत की आजादी के बारे में सोच रहे थे। जब वो जर्मनी पहुंचे तो हिटलर से मिले। बहुत से लोग इसकी क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन नेताजी का लॉजिक क्लियर था। उनके लिए एनिमी का एनिमी फ्रेंड था। वो जानते थे कि नाजी आइडियोलॉजी गलत है, लेकिन उस वक्त उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ब्रिटिश एम्पायर को डिफीट करने के लिए वो किसी भी अलायंस के लिए तैयार थे। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया जब वो साउथ ईस्ट एशिया पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हजारों इंडियन सोल्जर्स जापानीज कस्टडी में हैं। ये वो सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, लेकिन सिंगापुर और बर्मा में कैप्चर हो गए थे।
नेताजी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। 1943 में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का लीडरशिप संभाला। ये मोमेंट हिस्टोरिक था। पहली बार कोई इंडियन लीडर एक प्रॉपर आर्मी के साथ ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर रहा था। ईना सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स नहीं थी, बल्कि एक सिंबल थी। ये प्रूव कर रही थी कि इंडियंस फाइट कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं और अपनी आज़ादी के लिए मर सकते हैं। नेताजी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का प्रोक्लेमेशन किया। आज़ाद हिंद फौज का फॉर्मेशन सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं था, बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। जब इंडियन सोल्जर्स ने सुना कि उनके अपने लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनके मन में डाउट आने लगा, क्या वो सही साइड पर हैं? उनका फेमस कॉल था, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कोई रेटोरिक नहीं था, बल्कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन था सैक्रिफाइस का। नेताजी जानते थे कि फ्रीडम की कीमत ब्लड से चुकानी पड़ती है। वो कहते थे कि जब तक हम सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं हैं, तब तक हम डिजर्व नहीं करते फ्रीडम को। आईएनए के सोल्जर्स में अलग ही जोश था। वो जानते थे कि वो हिस्ट्री बना रहे हैं। इम्फॉल और कोहिमा के बैटल्स में भले ही वो मिलिटरीली सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कुछ और हासिल किया। उन्होंने ब्रिटिश कॉन्फिडेंस को हिला दिया। पहली बार ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगा कि इंडियन सोल्जर्स अनरिलायबल हो सकते हैं। मिलिटरीली आईएनए ब्रिटिश एम्पायर को डिफीट नहीं कर सकी, लेकिन साइकोलॉजिकली उसने कॉलोनियल अथॉरिटी को शैटर कर दिया। जब आईएनए के सोल्जर्स को ट्रायल के लिए रेड फोर्ट में लाया गया, तो पूरे देश में अनरेस्ट फैल गया। लोग समझ गए कि यह सिर्फ सोल्जर्स का ट्रायल नहीं है, बल्कि इंडियन नेशनलिज्म का ट्रायल है। नेताजी की वॉर बैटलफील्ड पर नहीं जीती, बल्कि इंडियंस के माइंड्स में जीती। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बाद में एडमिट किया कि इंडिया अनगवर्नेबल हो गया था। आईएनए ट्रायल्स के बाद रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटिनी हुई, एयरफोर्स में अनरेस्ट हुआ और सिविल सर्विसेज में भी रिबेलियन के साइंस दिखे। 18 अगस्त 1945 को ऑफिशियली कहा जाता है कि नेताजी की डेथ हो गई प्लेन क्रैश में ताइपेई में, लेकिन ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। बहुत से लोग मानते हैं कि वो सर्वाइव कर गए थे और बाद के सालों में भी जिंदा थे। कुछ कहते हैं कि वो रशिया में थे, कुछ कहते हैं कि वो सीक्रेटली इंडिया आए थे। ट्रूथ क्या है, ये आज भी पता नहीं, लेकिन नेताजी की लेगेसी क्लियर है। उन्होंने प्रूव किया कि फ्रीडम डिमांड करती है करेज, सॉवरेंटी डिमांड करती है स्ट्रेंथ। वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं थे। जब दूसरे लीडर्स नेगोशिएशन की बात करते थे, तो वो कहते थे कि कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल होती हैं, आजादी उनमें से एक है। आज जब हम इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये फ्रीडम इजीली नहीं मिली। नेताजी जैसे लीडर्स ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस किया है इसके लिए। उन्होंने कंफर्टेबल लाइफ छोड़ी, फैमिली छोड़ी और अपनी जान तक की परवाह नहीं की। नेताजी का मैसेज आज भी रेलेवेंट है। वो कहते थे कि फ्रीडम काइंडनेस से ग्रांट नहीं होती, बल्कि रिजॉल्व से ली जाती है। आज भी जब हम किसी भी तरह की गुलामी का सामना करते हैं, चाहे वो मेंटल हो, इकोनॉमिक हो या सोशल हो, तो हमें नेताजी की बात याद रखनी चाहिए। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जब सब लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हों और आपको लगे कि वो गलत है, तो अकेले भी सही रास्ते पर चलने का करेज होना चाहिए। नेताजी ने यही किया था। वो अकेले खड़े हुए थे पूरी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। आज जब हम नेताजी को याद करते हैं, तो हमें सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उनकी स्पिरिट को समझना चाहिए। वो स्पिरिट जो कहती है कि हार मानना ऑप्शन नहीं है। वो स्पिरिट जो कहती है कि अगर आप सच्चे हैं अपने कॉज में, तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, फिर भी आप अकेले लड़ सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट थे और सबसे बढ़कर एक ट्रू पेट्रियट थे। उनकी लेगेसी हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपनी जिंदगी में कभी भी इनजस्टिस के सामने झुके नहीं, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। अगर वो गलत है, तो उसका विरोध करना हमारा ड्यूटी है। आज़ादी कभी दी नहीं जाती, वो छीनी जाती है। ये सिर्फ नेताजी का नारा नहीं था, बल्कि उनकी पूरी फिलॉसफी थी। और आज भी जब हम किसी भी तरह की फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि वो हमारा हक है और हक के लिए लड़ना पड़ता है। नेताजी की आवाज आज भी गूंजती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं था, बल्कि हर जमाने के लिए है। हर जनरेशन को अपनी फ्रीडम डिफाइन करनी पड़ती है और उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। नेताजी ने हमें दिखाया है कि वो सैक्रिफाइस कैसे करते हैं।